माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नई विचारधारा उदारवाद के विषय में बताने जा रही हूँ। प्राचीन समय से ही दार्शनिकों और विचारकों के मध्य यह प्रश्न उपस्थित रहा है कि राज्य का स्वरूप कैसा हो, राज्य का कार्यक्षेत्र कैसा हो, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंध क्या हो। राजनीतिक विचारकों ने हमेशा से ही इस प्रश्न पर विचार किया है और राज्य के स्वरूप, राज्य के कार्यक्षेत्र, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों के विषय में विचारकों के अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप कई विचारधाराओं का जन्म हुआ है, जैसे समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, उदारवाद। और इन सब में कुछ विचारधाराओं को मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इन सभी विचारधाराओं में आज मैं आपको उदारवाद के विषय में बताने जा रही हूँ। उदारवाद क्या है, उदारवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, उदारवाद की क्या विशेषताएं हैं, उदारवाद की क्या आलोचनाएं हुई, इन सारी बातों का विश्लेषण आज मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ। उदारवाद आधुनिक युग की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह मानव प्रकृति पर आधारित एक व्यापक विचारधारा है। यह विचारधारा जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण रखती है। उदारवाद का मूल लक्ष्य है व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिपादन करना। जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम, जे.एस. मिल, एडम स्मिथ, टी.एच. ग्रीन, लास्की आदि उदारवाद के प्रमुख विचारक हैं। भारतीय विचारकों में गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानाडे उदारवादी विचारक हैं। अब हम यह देखेंगे कि उदारवाद का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। उदारवाद अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर से हुई है। इस रूप में उदारवाद को हम वैसी विचारधारा कह सकते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करती है। उदारवाद की मान्यता है कि व्यक्ति को बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने भाग्य का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। उदारवाद से अभिप्राय एक ऐसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वातावरण से है जिसमें रहकर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और अपने मान मर्यादा की रक्षा कर सकता है। इस प्रकार उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का दर्शन है। कई परिभाषाएं दी गई हैं उदारवाद की, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं को मैं यहाँ ले रही हूँ। सर्वप्रथम मैंने हॉबहाउस की परिभाषा को लिया है। हॉबहाउस ने लिखा है, उदारवाद की मान्यता यह है कि व्यक्ति एक यंत्र न होकर सजीव आत्मा है। एक सजीव व्यक्ति को अपने विकास के लिए स्वतंत्रता का वातावरण चाहिए। दूसरी परिभाषा मैं प्रोफेसर लास्की की ले रही हूँ। प्रोफेसर लास्की ने लिखा है, उदारवाद की व्याख्या करना और उसकी परिभाषा देना सरल नहीं है, क्योंकि यह सिद्धांतों का समूह न होकर मस्तिष्क में स्थित विचार मात्र है। सार टॉरी ने लिखा है, साधारण शब्दों में उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत एवं व्यवहार है। जब हम विद्वानों की इन परिभाषाओं को देखते हैं तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है। यह विचारधारा स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक है और व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में उसकी स्वतंत्रता का समर्थन करती है। अब हम यह देखेंगे कि उदारवाद का विकास किन कारणों से हुआ। जब हम उदारवाद के विकास के कारणों को देखते हैं तो इसमें हम कई कारणों को पाते हैं। सबसे पहला कारण हम औद्योगिक कारण को लेते हैं। जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई, यह 18वीं सदी के अंत का समय था और इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार में वृद्धि हुई। वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो गया और एक नए वर्ग, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। इस पूंजीपति वर्ग ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने प्रभाव से समाज से इस बात को मनवा लिया कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और गतिविधियों पर सामाजिक, राजनीतिक
और नैतिक प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबंध उनके धनार्जन के मार्ग में बाधक थे, और इस प्रकार उदारवाद का जन्म हुआ। उदारवाद के विकास का दूसरा कारण नव जागरण बताया जाता है। प्राचीन काल में यूनान में व्यक्ति को सर्वाधिक महत्व प्राप्त था। उस समय उनका चिंतन लौकिक था। प्राचीन काल में यूनानियों ने विज्ञान, दर्शन, राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति की थी। नवजागरण के बाद यह विचार विकसित हुआ कि व्यक्ति ही वह आधार है जिसे केंद्र मानकर सुदृढ़ समाज की व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। व्यक्ति का कल्याण ही समाज और राज्य का उद्देश्य है, और इस स्थिति में व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक हो गई और उदारवाद का उदय हुआ। उदारवाद के उदय का तीसरा कारण धर्म सुधार आंदोलन बताया जाता है। जब मध्ययुग था, उस मध्ययुग में न केवल राजनीतिक वरन लौकिक क्षेत्र में भी पोप की निरंकुशता थी। उस समय यह माना जाता था कि पोप शास्त्रों का जो अर्थ बताते हैं वही प्रमाणिक है। धर्म के मामलों में व्यक्ति स्वतंत्र नहीं था, बल्कि वह पोप का दास था। परंतु 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर, ज्विगली, काल्विन आदि धर्म सुधारक हुए, और इन धर्म सुधारकों ने धार्मिक निरंकुशता का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इन धर्म सुधारकों का विचार था कि धर्म व्यक्ति के व्यक्तिगत विश्वास की वस्तु है, अतः धर्म के सच्चे पालन के लिए व्यक्ति का पूर्ण स्वतंत्र होना आवश्यक है। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया और उदारवादी विचारधारा का जन्म हुआ। उदारवाद के विकास का एक अन्य कारण निरंकुशतावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी कही जाती है। 16वीं और 17वीं शताब्दी का समय यूरोप के इतिहास में निरंकुश राजतंत्र के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से कुछ सरकारें तो इतनी निरंकुश हो गई थीं कि प्रजा के जीवन के लिए छोटी सी छोटी बातों का निर्धारण करना अपना अधिकार समझने लगी थी, और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप उदारवाद का जन्म हुआ। अब हम उदारवाद के मूल सिद्धांतों को देखेंगे। उदारवाद के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, उदारवाद मनुष्य के विवेक और बुद्धि में विश्वास करता है। उसके अनुसार मानव का हित सर्वोपरि है और मनुष्य को उसी सिद्धांत और कानून या परंपरा को स्वीकार करना चाहिए जो बुद्धि की कसौटी पर खड़ा उतरता है। उदारवाद इतिहास और परंपराओं का विरोध करता है। उदारवादी विचारधारा मनुष्य के विवेक और बुद्धि में विश्वास करती है। यह विचारधारा किसी भी ऐसे विचार या सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है जो सही न हो। उदारवादी विचारधारा का विश्वास है कि यदि उन्नति के इतिहास और परंपराओं का विरोध आवश्यक हो तो यह भी अवश्य किया जाना चाहिए। उदारवाद मानवीय स्वतंत्रता की धारणा का पोषक है। उदारवादी विचारधारा का विश्वास है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता मनुष्य का प्राकृतिक और जन्मसिद्ध अधिकार है। मानव जीवन पर किसी दूसरे निरंकुश सत्ता का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। व्यक्ति स्वयं का स्वामी है, अतएव उसका स्वामी कोई अन्य नहीं हो सकता। किसी अन्य के अधीन होने पर उसके व्यक्तित्व का उचित विकास कदापि नहीं हो सकता। उदारवाद का एक और प्रमुख बात जो उसने बताई है, एक प्रमुख विशेषता जो उसकी है, वह यह कि उसने अंधविश्वास का विरोध किया। उदारवाद मानवीय विवेक पर आधारित था। मध्य युग में जितनी भी परंपराएं और अंधविश्वास थे, उसका उदारवादी विचारधारा ने विरोध किया, और हम यह जानते हैं कि इसी विचारधारा के फलस्वरूप ही इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस में क्रांतियां हुई। उदारवादी सिद्धांत की एक और विशेषता यह है कि उसने व्यक्ति को साध्य माना है और राज्य को साधन। उदारवाद की मान्यता यह है कि समाज, राज्य और अन्य मानवीय संस्थाओं का जन्म व्यक्ति के कल्याण के लिए होता है। व्यक्ति का बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण और उसका विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उदारवादी विचारधारा व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है। उदारवाद की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि उसने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है और
उन्होंने यह माना है कि व्यक्ति के अधिकार प्राकृतिक हैं। समाज और राज्य को व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। समाज और राज्य का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। व्यक्ति के 3 प्रमुख प्राकृतिक अधिकार जो उन्होंने बताए हैं वे हैं जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अलावा उदारवादियों ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। उनका कहना है कि राज्य का निर्माण मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है, इसलिए मनुष्य इसे संशोधित और परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार उदारवाद की जो विशेषताओं को हमने देखा, उसके अनुसार उदारवाद के 2 रूप हो जाते हैं। पहला परंपरागत उदारवाद और दूसरा आधुनिक उदारवाद। परंपरावादी विचारकों ने परंपरागत उदारवाद का समर्थन किया और इन विचारकों में हम टी.एच. ग्रीन, जे.एस. मिल, जॉन लॉक इनको देखते हैं। उन्होंने यह कहा कि उदारवाद का मूल आधार स्वतंत्रता रहा है। परंपरागत उदारवादी विचारकों का मत है कि उदारवाद का जन्म निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। उदारवाद का दूसरा रूप आधुनिक उदारवाद है। आधुनिक उदारवादियों में हम टी.एच. ग्रीन, लास्की, केन्स, रॉल्स और लॉर्ड वेवरिज को पाते हैं। इनमें ग्रीन को आधुनिक लोकतांत्रिक उदारवाद का प्रतिनिधि विचारक कहा जाता है। आधुनिक उदारवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई नहीं बल्कि व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार उदारवादी विचारधारा यह मानकर चलती है कि व्यक्ति में विवेक है और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता देनी आवश्यक है। परंतु इस उदारवादी विचारधारा की कई आलोचनाएं हुई। लोगों ने इसके कई दोष बताए। उदारवाद की आलोचना करते हुए आलोचकों ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। उदारवाद पर आक्षेप लगाते हुए आलोचकों ने कहा कि इतिहास और परंपराओं की उपेक्षा करना अनुचित है। आलोचकों का यह कहना है कि उदारवाद के द्वारा इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व प्रदान नहीं किया गया है, जो अनुचित है। वास्तव में इतिहास ही वर्तमान की पीढ़ी है। अतीत से एकदम संबंध तोड़ लेना न तो संभव है और न ही उचित। उदारवाद पर दूसरी आलोचना और उसका दोष बताते हुए यह कहा जाता है कि व्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता का विचार त्रुटिपूर्ण है। उदारवाद यह मानते हैं कि व्यक्ति का कल्याण उसे पूरी तरह छोड़ देने में ही निहित है, लेकिन यह सही नहीं है। आलोचकों का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य द्वारा दी गई है और यह नियंत्रित स्वतंत्रता ही हो सकती है। इसलिए उसके विकास के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तियों पर नियंत्रण लगाकर उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाए। उदारवादी यह मानते हैं कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक है। आलोचकों ने यह कहा है कि व्यक्ति कभी भी अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक नहीं हो सकता। व्यक्ति का दृष्टिकोण बहुत ही सीमित होता है और सामाजिक हितों का उसकी दृष्टि में कोई विशेष महत्व नहीं होता है। राज्य व्यक्ति के सीमित स्वार्थ और समाज के व्यापक हितों में सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए यह मान लेना कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वश्रेष्ठ निर्णायक होता है, यह सही नहीं है। उदारवादियों ने यह माना है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, लेकिन आलोचक यह कहते हैं कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही कोई व्यावसायिक समूह जिसे इच्छानुसार कभी भी समाप्त किया जा सकता हो। उदारवाद की एक और आलोचना करते हुए यह कहा जाता है कि इसने खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत विकसित किया है। मार्क्स ने उदारवाद की आलोचना करते हुए कहा है कि व्यक्ति को अनियंत्रित छोड़ देने से सभी व्यक्तियों का कल्याण नहीं हो सकता। खुली प्रतियोगिता एकाधिकार की प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। पूंजीपति हमेशा से श्रमिकों का शोषण करते आए हैं, अतएव यह सिद्धांत जनहितकारी नहीं है। इस प्रकार हमने देखा उदारवाद की कई आलोचनाएं की गई, किंतु उदारवादियों अपनी आलोचनाओं के बचाव में अपने पक्ष का समर्थन करते हुए कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि उदारवाद
व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। यह राज्य के संबंध में उचित और संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है। यह विश्व शांति का समर्थन करता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार उदारवाद का विकास हुआ, उसकी क्या क्या विशेषताएं थीं और उसकी क्या क्या आलोचनाएं हुई। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि आज राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में, राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में उदारवादी विचारधारा एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह मानवता और व्यक्ति के स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए आज भी राजनीतिक दर्शन में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैं उम्मीद करती हूँ उदारवादी विचारधारा का यह विश्लेषण आप लोगों को अवश्य ही समझ में आया होगा। धन्यवाद।